हेलो स्टूडेंट्स, हम बीए पार्ट थर्ड के इतिहास विषय में आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मीर कासिम। मीर कासिम, हमने इसके पहले मीर जाफ़र पढ़ा था, तो ये मीर जाफ़र का दामाद था। और जब मीर जाफ़र का पुत्र जो मीरन था, उसकी मृत्यु के बाद उसकी महत्वाकांक्षा जाग उठी और वह बंगाल का नवाब बनने का स्वप्न देखने लगा। और उसने वेंसेटाट के साथ सांठगांठ कर ली और उसमें वह सफल भी हुआ। अब नवाब बनते ही मीर कासिम को जिस प्रकार समस्या का सामना करना पड़ा, उसमें सबसे बड़ी जो समस्या थी वह थी धन की समस्या, क्योंकि उसे बहुत सारा धन अंग्रेजों को देना था। साथ ही प्रशासन व्यवस्था को सुधारने तथा सेना का पुनर्गठन करने के लिए भी उसको धन की आवश्यकता थी, और इसके लिए उसे कई प्रकार के प्रयास भी करने पड़े। क्या हुआ, कैसे करने पड़े कि जिस व्यक्ति के पास भी अधिक धन की उसको जानकारी मिली, उससे उसने क्या कहा कि मीर जाफ़र का ये समर्थक है, और उसे उसका समर्थक बताकर धन को जब्त कर लिया। अधिकांश पुराने राजकीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया। राजस्व विभाग का पुनर्गठन किया गया तथा विश्वस्त व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। सरकारी खर्च में कमी करने की दृष्टि से बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया तथा जनता पर भी नए नए कर लगाए गए। परिणाम स्वरूप राज्य की आय में काफ़ी सुधार हुआ। तो हमने इसमें देखा, वास्तव में जो मीर जाफ़र था एक योग्य शासक था तथा उसे शासन की आवश्यकताओं का अच्छे से ज्ञान था। इसके साथ ही उसने सेना की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता का भी अनुभव किया, ताकि वह भारी आक्रमणों व आंतरिक उपद्रवों का सामना करने में कारगर सिद्ध हो सके। बंगाल का नवाब शाह आलम द्वितीय, जो अलीगौर के नाम से था ना, मराठों की लूट खसोट, अवध के नवाब की विस्तारवादी नीति का भय अभी भी बना हुआ था। वीरभौम की जमींदार तथा बिहार के उप सूबेदार जैसे आंतरिक शत्रुओं का दमन भी उसे करना था। अंग्रेजों को उसकी कार्यवाही पर संदेह नहीं हो जाए, इसके लिए उसने क्या करा, सबसे पहले उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। ये कलकत्ता से काफ़ी दूर थी, और इसीलिए यहाँ पर उसने अधिकारी, जो कंपनी के अधिकारी थे, उनके नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्रता से उसने काम किया। मुंगेर में उसने बारूद बनाने तथा अच्छी तोपें बनाने का कारखाना भी कायम किया, और अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति में प्रशिक्षित करने की दृष्टि से उसने फ्रांसीसी तथा अमेरिकन अफसरों को नियुक्त किया। इसके बाद मीर कासिम ने उन सभी विरोधियों और अधिकारियों का दमन किया जो नवाब की अवज्ञा करते थे और ठीक प्रकार से कर नहीं चुकाते थे। तो इस प्रकार मीर कासिम ने एक जो सुयोग्य प्रशासक तथा संगठनकर्ता का होने का परिचय दिया। अब हम देखेंगे कि किस वजह से उसका अंग्रेजों के साथ झगड़ा हुआ। 1761 में शाह आलम द्वितीय ने क्या करा, अंग्रेजों से बातचीत प्रारंभ कर दी, क्योंकि वह चाहता था दिल्ली के सिंहासन पर बैठना, और इधर अंग्रेज भी चाहते थे कि हस्तक्षेप करें। इसीलिए अंग्रेजों ने उसे पटना में आमंत्रित किया और उसका सम्मान भी किया, तथा मीर कासिम को भी सम्राट कहा कि शाह आलम को वो सम्राट माने, और 12 लाख रुपए नजराने के दिलवाए। अंग्रेजों ने शाह आलम के नाम से सिक्के भी डलवाए। चूँकि इस समय मीर कासिम की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी उससे, और उसे भय था कि कहीं उसकी स्वतंत्रता भी ना छीन ली जाए। तो इस घटना से मीर कासिम और अंग्रेज़ों के संबंधों में तनाव आ गया। दूसरा, प्लासी का जब युद्ध हुआ था, तब बंगाल के जो कर्मचारी थे, हमने देखा था, उसको पढ़ा भी था कि व्यापार करने के लिए उन्हें और अधिक स्वतंत्रता मिल गई थी, और वह बिना सीमा शुल्क चुकाए धड़ल्ले से व्यापार करते थे। इस तरह से काफ़ी सारे कारखाने स्थापित हो गए थे। कारखाने का मीनिंग ये नहीं कि इनमें मशीनें लगी थी, ये वे कारखाने थे जहाँ वस्तुएं को खरीदा और बेचा जाता था, जैसे कि नमक, सुपारी, घी, चावल, मांस, मछली, चीनी, तंबाकू, अफीम आदि। और इन
कारखानों की देखभाल के लिए अंग्रेजों ने अपने गोमाश्ते का मतलब होता है प्रतिनिधि, उनको नियुक्त कर रखा था, जो प्राय क्या होते थे, भारतीय ही होते थे। अपने अंग्रेज मालिकों की देखा देखी गोमाश्ते भी जो क्या करते थे, बिना शुल्क चुकाए व्यापार करना इन्होंने शुरू कर दिया था। इससे क्या हुआ, बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि नवाब की आय घट गई और दूसरी जो भारतीय व्यापारी थे उनका भी कारोबार चलना कठिन हो गया, क्योंकि उन्हें तो सीमा शुल्क चुकाना ही पड़ता था। अतः वे अंग्रेज गुमाश्ताओं की तुलना में सस्ती दर पर सामान बेचने में असमर्थ थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का व्यापार बढ़ता गया और भारतीयों का व्यापार घटता गया। और क्या कारण एक और रहा इसके लिए, मीर कासिम ने कंपनी और उसके अधिकारियों के व्यापार पर अंकुश लगाने का भी निश्चय किया। और इसके लिए उसने जो अधिकारी था वेंसीटाट, उससे शिकायत भी की। वेंसीटाट ने क्या करा कि कहा कि अब कंपनी सामान पर 9% शुल्क अदा करेगी और भारतीय व्यापारी 25 से 30। परंतु इसको भी, इसके प्रस्ताव को भी कलकत्ता काउंसिल ने रद्द कर दिया। फिर क्या हुआ, मीर कासिम ने निराश होकर भारतीयों से भी कहा कि आप भी निःशुल्क व्यापार करें। इस कदम से अंग्रेज अधिकारी नाराज हो गए, क्योंकि इससे उनका क्या विशेष अधिकार छिन गया। तो नाराज होना तो स्वाभाविक ही था। अ, अब वे भारतीयों के समान स्तर पर आ गए और अब उन्हें भी उनकी भारतीय व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा उनको करनी पड़ रही थी। परंतु उन्होंने नवाब पर भी प्रेशर डाला कि वह इस आदेश को वापस ले, लेकिन नवाब ने उनकी बात को ठुकरा दिया और दोनों के मध्य संघर्ष की स्थिति लग गई। इसके बाद मीर कासिम ने कंपनी पर आरोप लगाया कि 1760 में जो संधि हुई थी उसमें नवाब की सहायता के लिए अंग्रेजी सेना को रखा था और उसका व्यय भी, उसके व्यय के लिए भी 3 जिले प्रदान किए गए थे, लेकिन अब वो सेना उसी के विरुद्ध काम में ली जा रही थी। अतः उसने अंग्रेजों से कहा कि उन जिलों को वापस लौटा दिया जाए। तो यह स्थिति दोनों के मध्य तनाव की थी। तो ये जिस तरह से बंगाल में घटनाएं घट रही थी, उससे दोनों के मध्य युद्ध होना संभव था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। दोनों में उसका एक ही समाधान का मार्ग था, वो था युद्ध। कलकत्ता काउंसिल ने मीर कासिम को नवाब पद से हटाने का भी फैसला कर लिया और 1763 में जब मेजर एडम्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना मुंगेर की ओर बढ़ी, तब 19 जुलाई 1763 को कटवा के निकट मीर कासिम और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आपस में युद्ध हुआ और इसमें नवाब पराजित हुआ। इसके बाद तीनों ओर युद्ध लड़े गए, सभी में मीर कासिम परास्त हुआ। अब वह पटना की ओर भाग गया। पटना में उसने अंग्रेज बंदियों और भारतीय बंदियों, जिसमें राजा राम नारायण, सेठ बंधु आदि थे, को मौत के घाट उतार दिया और अवध की ओर भाग गया। अब क्या हुआ कि बंगाल में फिर गद्दी खाली हो गई। फिर परास्त जो मीर कासिम था, इसने अवध के नवाब मुगल सम्राट शाह आलम इन से सहायता लेने का निश्चय किया, वजीर शुजाउद्दौला से और शाह आलम से। लेकिन शुजाउद्दौला से मीर कासिम के संबंध अच्छे नहीं थे, बल्कि वो तो चाहता था कि उसके विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता करें। लेकिन इस समय क्या, मीर कासिम के पास 10 करोड़ मूल्य के जवाहरात थे, तो वो शुजाउद्दौला की संपत्ति को हड़पना चाहता था और इसके लिए उसने बंगाल और बिहार में अपना प्रभाव भी था। परंतु वो होशियार आदमी था, उसने दुरंगी चाल चली। एक और तो उसने मीर जाफ़र को भी उलझाए रखा, मीर कासिम को, और दूसरी ओर अंग्रेजों से भी बातचीत करी। इसमें उसने 6 महीने का समय निकाल दिया। जब अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तब उसने अंग्रेजों से युद्ध करने का निश्चय किया। इधर मुगल सम्राट शाह आलम भी डबल चाल चल रहा था, वो भी अंग्रेजों के साथ दे रहा था और इधर नवाब का भी साथ दे रहा था। तो इस तरह से स्थिति बिल्कुल युद्ध की हो गई थी। अब अंग्रेजों ने भी क्या कर रखा था, युद्ध की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। तब अंग्रेज सेनानायक मुनरो 8,000 सैनिकों के साथ बनारस के बक्सर नामक स्थान पर पहुंचा। यह आपके एक जीके का क्वेश्चन है कि कौन कहाँ पर पहुंचा बक्सर में, कौन सा सेनापति था, सेनानायक था अंग्रेजों की तरफ से, मुनरो। यहाँ युद्ध के पूर्व अंग्रेजों ने कूटनीति और घूसखोरी का सहारा लिया और शुजाउद्दौला के कुछ अधिकारियों को अपनी ओर मिला लिया। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर में दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष हुआ। 3 घंटे का युद्ध हुआ, जिसमें
इस युद्ध में अवध की सेना बुरी तरह से परास्त हुई और भाग खड़ी हुई। युद्ध में अंग्रेजी सेना के 825 सैनिक भी मारे गए। तो इस युद्ध में मीर कासिम भाग गया, दिल्ली पहुंच गया और 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम देखेंगे बक्सर के युद्ध का क्या महत्व रहा। पहला पॉइंट हमारा था इसमें, इस युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई थी। एक दृष्टि से इसका महत्व प्लासी से भी अधिक माना गया है। कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि प्लासी के युद्ध की अपेक्षा बक्सर का युद्ध अधिक महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। तो महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्योंकि इससे अंग्रेजों की प्रतिष्ठा प्रभाव में आशातीत वृद्धि हुई। मुगल सम्राट शाह आलम और उसका वजीर नवाब शुजाउद्दौला दोनों परास्त होकर अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गए। प्लासी में तो क्लाइव के षड्यंत्र के कारण बिना लड़े ही अंग्रेजों को विजय मिल गई थी, परंतु बक्सर के मैदान में अनुभवी सेनानायक शुजाउद्दौला, जिसके पास अंग्रेजों की तुलना में 5 गुना सेना थी और एक तोपखाना भी था, तब भी उसको परास्त होना पड़ा। तो इससे अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता स्पष्ट हो गई। सेकंड हमारा पॉइंट ले सकते हैं कि भारतीय शासकों की सैनिक शक्ति का खोखलापन स्पष्ट होना, क्योंकि इसमें एक और तो नवाब के भाग्य का फैसला भी हुआ था और इस विजय के परिणाम स्वरूप केवल बंगाल के लाभकारी स्रोतों पर कंपनी का अधिकार नहीं हुआ, परंतु बक्सर की युद्ध में 3 प्रमुख व्यक्तियों मुगल सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम के भाग्य का फैसला भी हो गया और विजय के फलस्वरूप संपूर्ण अवध सूबों पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। तो अवध के नियंत्रण से अंग्रेजों के लिए उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करना सरल हो गया, क्योंकि इसके बाद अवध के किसी भी नवाब में अंग्रेजों का सामना करने का साहस नहीं था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हम लेंगे, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी एक अखिल भारतीय शक्ति बन गई, क्योंकि इससे प्लासी में उसने बंगाल की सेना को परास्त किया, परंतु बक्सर में उसने उत्तरी भारत की श्रेष्ठ सेना को परास्त किया और बाद में अवध तथा मराठों की संयुक्त सेना को परास्त किया। उसकी शानदार सैनिक सफलताओं से भारतीय राजनीति में उसका सम्मान और भय बढ़ गया। अब उसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल से दिल्ली तक विस्तृत हो गया। इसीलिए यह कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। अब बंगाल का नवाब कंपनी के हाथों की कठपुतली था। अवध का नवाब उस पर निर्भर रहने वाला समर्थक मित्र और मुगल सम्राट उसका पेंशनर था। तो ये हमने बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति की चर्चा की। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।